सुमित जी, कुंडली समझ रहे हैं ना? दिखाई दे रहे तो? जी सर, जी सर, जी सर, ये आप ही का आगरा का ही है सुमित जी। जी सर, जी सर। 26 मार्च 2006 का है। टाइम चार्ट मेरे यहाँ जो निकला, बीटीआर करने के बाद वो 22:05 आया। लक्ष्मी मैम, ये प्रश्न आपके लिए है। जी। देखिए, हम लोग नॉर्मली भाव भावेश तो देखते ही हैं। जी सर। मैंने एक नया आप लोगों को एक नया थ्योरी सिखाया, नया प्रैक्टिकल कराए हैं। वो है त्रिकोण बेस। और वो क्यों जी सर। कराए वो भी मैंने आपको आप लोगों को उसका थ्योरी भी पढ़ा दिया। ठीक है? जी सर। क्योंकि ये मेरा नहीं है, पराशर जी का है। तो बीच में खो गया था, बहुत तकलीफ से ढूंढ ढांड के मुझे मिल गया। तो मैंने आप लोगों को वो सिखाया। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए, एक एक छोटा सा प्रश्न है मेरा। मैं हमेशा बोलता हूं ना लक्ष्मी मैम की, छठी के दिन जो कपाल पे जी सर। लिखा गया है वो क्या है? जी सर। हमेशा ये प्रश्न आप लोगों से बोलता हूं ना, यही तो मेरा रिसर्च का विषय है। जी सर। अब देखिए, ये इनका मान लीजिए 26 मार्च 2006 को पैदा हुए ये। तो 6 दिन और जोड़ दीजिए। सर 6 दिन और जोड़ देंगे तो छठी सर आएगा ना? अप्रैल आ। जी सर। माने 5 दिन जोड़िए तो 31 मार्च होगा। जी सर। 31 मार्च को ही छठी पड़ रहा है ना इसका? जी बोलिए आगे। नहीं नहीं, छठी पड़ रहा है ना 31 मार्च। ठीक। मैं अब आपको एक कुंडली और बना के दिखाता हूं, इसी का ही देख लीजिए। इसी को मैं थोड़ा एडिट कर देता हूं। ये दोनों कुंडली ना, इसको एडिट ना करूं, मैं अलग से उसी का एक कुंडली बनाता हूं। देखिएगा, मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनिएगा, समझिएगा। अ, इसी का मैं एक और कुंडली इसी का बनाता हूं, 31 मार्च का। अब दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है वो आपको खाली देखना है। अ, ये एक क्रिएट चार्ट कर दिया मैंने, कुछ नहीं किया। डेट ऑफ बर्थ क्या था वो? 26 था ना? 26 जी सर। मार्च नहीं सर 25। 25। नहीं, 26 मार्च था सर। 26 ही 26 होगा था, ना? 26। हाँ, हाँ। 26 मार्च होगा। 26 मार्च 2006 का था वो। जी सर। 2006 का था। ये 31 का करना है ना गुरु जी? तो इसको 31 का करना है अपने को। हाँ। 31 मार्च। और टाइम वही जो था, 10 बज के कुछ मिनट, कितना सेकंड था? 10 बज के 5 मिनट और जी सर, 11 सेकेंड। 11 सेकंड था ना? जी। और ये था आपका आगरा। अब देखिए, चार्ट मैंने क्रिएट किया। अब ये दोनों चार्ट को मैं पैरेलल लगाता हूं। ठीक है? इस चार्ट को मैं इधर लगाता हूं और ये वाला जो चार्ट है, जो उनका ओरिजिनल चार्ट है, उसको मैं इधर लगाता हूं। साउथ वाला चार्ट में हो जाएगा मैम, या इसको नॉर्थ में कन्वर्ट करूं? नॉर्थ में कर दीजिए सर। ठीक है, नॉर्थ में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, चार्ट दिख रहा है ना? या तो बोलिएगा तो चार्ट अलग से हम निकाल दे रहे हैं। चार्ट्स अलग से, उसमें सारे चार्ट आ जाएंगे, सारे चार्ट आ जाएंगे। ओके, ये हो गया इनका वाला। इसको भी थोड़ा और छोटा कर देते हैं। ठीक है, और ये वाला चार्ट भी हम निकाल देते हैं।
अच्छा, इसको गायब कर दे रहे हैं, रुकिए। यहां से भी चार्ट मैं अलग से आपको दे दे रहा हूं। अब ठीक है ना? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। राशि चार्ट, सिर्फ दो, बोलिए मैम। जी ये देखिए सिर्फ राशि दो, चार्ट, जी सर। बोलिए बोलिए। नहीं सर, राशि है, नवमांश चार्ट है नहीं नहीं, और कोई दिक्कत भाग नहीं, चले खाली चार्ट खाली राशि नहीं है। चार्ट ही देखे ना। हाँ, महाचलित भी नहीं ठीक देखा, है। राशि और बस ये ठीक इसका। ये कितने तारीख का था? ये 31 का है। और ठीक सर। ये है 26 वाला। ठीक है। सर 7 नंबर का लगन 26 का है। हाँ, ये उनका ओरिजिनल लगन है। ये स्नैपशॉट है पैदाइश समय का, और ये छठी का दिन का। अब मेरा प्रश्न ये है, इसमें आपने क्या सिमिलरिटी पाया और क्या सिमिलरिटी नहीं पाया? त्रिकोण थ्योरी लगाइए मैम, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। यहां देखिए। मार्करी, वेनस, जी वही देख रहे हैं। इसके ऊपर से गुजर के जा रहा है, और लक्ष्य हम्म, कहां है? राहु और शान पे। हम्म, ठीक है। हम्म, राशि कौन सा है? मीन। मीन। तो वृश्चिक से मीन जा रहा है, मीन से उसका गति कहां है? कर्क। कर्क में। कर्क से फिर वृश्चिक की ओर गति है। जी यहां देखिए, यहां देखिए गति कहां है? मार्करी और मून। हम्म, ठीक है। जी तुला से आया, तुला से गया जी कहां? कुंभ। कुंभ। कुंभ से फिर मिथुन। जयपुर। यानी यहां पे अब वो देखिए, पैदाइश के समय सबसे ज्यादा यहां पे अपने को किस चीज का प्रभाव मिलता है? राशि के हिसाब से देखिए, कौन कौन सी राशि आ गया? एक तो आ गया 7। तुला राशि कौन सी 7 तत्व है? बोलिए। सर, वायु वायु तत्व। वायु। जी उसके बाद अपने को कौन सा मिला? 11। जी कुंभ कौन सा तत्व? बोलिए। वायु ही है। बिल्कुल। अच्छा, इसका भी थोड़ा बताइएगा, स्थिर चर वाला भी थोड़ी सी। तो 7th आ गया कौन सा? चर। 11th कौन सा आ गया? 2 6 10 7 ये चर स्थिर। ये स्थिर वायु है। सर स्थिर। जी स्थिर। ठीक है। और उसके बाद आया 3 नंबर। द्विसर। जी ये भी तत्व तो द्विस्वभाव जी है ना? द्विस्वभाव जी है। ये स्थिर वायु में नहीं आया, द्विस्वभाव में आया। ठीक है। अब बाकी चीजों को मैं नहीं देख रहा हूं, तो देखिए प्रधानता किसका आया? पैदाइश समय में प्रधानता किसका है? वायु का। चर और स्थिर दोनों मिलित है, क्योंकि हम्म, द्विस्वभाव में तो चर और स्थिर है, यानी बैलेंस कुंडली है। ओके। ये जी ये तो बैलेंस कुंडली है। यहां जी देखिए, जल का अधिकता ज्यादा हो गया। वहां पे वायु का था। ये जल है तीनों ही। हम्म, यहां पे देखिए, त्रिकोण में एक ही राशि आएगा, वायु आएगा तो वायु ही आएगा, खाली जी तत्व में बदल जाएगा। अब यहां पे देखिए,
ये एक द्विस्वभाव वाला यहाँ पे भी मिला अपने को। जी सर। अच्छा, एक स्थिर मिला जी। और एक चर मिला। मिला। समझ में आ रहा है? जी सर। तत्व बदल गया, तत्व आ गया जल का। ठीक है, माने अब चीजें हो गई थोड़ी सी जल। यहां क्या था? वायु। देखिए, इनार तत्व में कोई प्रभाव बदलाव नहीं है। जी। अंदर आंतरिक अंदरीन जो मतलब तत्व है, द्विस्वभाव स्थिर और चर यहां पे भी है, द्विस्वभाव स्थिर चर यहां पे भी है। यानी मूलतः उसकी जो प्रकृति धर्म है उसमें कोई बदलाव नहीं आता। समझ आ रहा है मैम? जी सर। सर लेकिन इसको हम इस तरीके से भी एनालिसिस कर सकते हैं कि जीवन के कुछ पड़ाव इसके सर, ये क्या कहते हैं 26 वाले नहीं, ये पहले वाले होंगे, फिर जीवन का कुछ पड़ाव सर छठी का होगा। वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ठीक सर, बताएं सर। अब देखिए, यहां पे जो वायु तत्व है, अब इसके कहां आएगा? पहला, शुरू का 30 इयर्स में। 30 इयर्स ना बोल के हम 28 बोले तो ज्यादा बेटर होगा, लेकिन कोई बात नहीं। क्योंकि हम कौन सा ये लेते हैं त्रिकोण में, वो आप लोगों को कल बता चुका था। जी। अब देखिए, उसके बाद इसका कौन सा प्रभाव आ रहा है? जल का। जी। अगर हम शुरू का भी देखें तो फर्स्ट 15 इयर्स वायु का आएगा, हम्म। उसके बाद आएगा जल का। राइट। ठीक है, अब देखिए चीजों को जी। समझते हैं। अब इस कुंडली में कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूं, ये सुमित जी के बेटे का कुंडली है। ठीक है। ठीक। ठीक सर। तो अब चूंकि यहाँ पे अपने को क्वेश्चन पूछना है, सुमित जी से पूछेंगे तो ही अपने को प्रॉपर आंसर मिलेगा। जी सर। ठीक। अब सुमित जी, अब मेरा जी प्रश्न आपसे यह है कि जी 15 साल के बाद आपके लड़के का नेचर बदला? नेचर मतलब स्वभाव। हाँ, कुछ चेंज सर जो है। 15 16 कुछ भी हो सकता है, हाँ वो कोई मैटर हाँ नहीं है। हाँ हाँ। जैसे पहले ये ना, मतलब एकदम से क्या बोलते हैं, वायु तत्व समझ रहे हैं, मतलब जी फैलाव ज्यादा होता था। जी 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 लेकिन उसके बाद एकाएक ये जल में बदल गया। जी फैलाव तो है लेकिन सीमित जगह पे। जी जी सर। बात समझ रहे हैं? हाँ सर, बिल्कुल सर। लक्ष्मी मैम बात समझ रही हैं? जी सर, समझ रहे हैं। यानी फास्ट 15 16 इयर्स जो भी उसका मतलब कर्म की जो क्या बोलते हैं, उसका जो कर्म का गति। चरित्र या जो भी उसका था, उसमें क्या था? फैलाव बहुत ज्यादा था, सपना बहुत ज्यादा देखना। हम्म। लेकिन जी उसके सर। बाद 15 के बाद जैसे ही 16 वगैरह से स्टार्ट हुआ, तो उसके लाइफ का अब फैलाव तो है लेकिन वो सीमित दायरे में आया। अब वो धीरे धीरे फोकस होने लगा। क्लियर? जी सर, मैच्योरिटी थोड़ी एनहेंस होती गई। हाँ। अब देखिए, ये 30 के बाद मैम और बढ़ेगा, क्योंकि 30 के बाद फिर वायु तत्व तो आएगा। तो 30 से 45 इयर्स ये ना अपने आप को विश्व के अंदर प्रतिष्ठित करने की कोशिश करेगा। 45 के बाद उसमें भी उसका फैलाव आ जाएगा, माने सीमित हो जाएगा। अब मैच्योरिटी जैसी है, अब देखिए ये दोनों इसके पूरे जीवन, लेकिन ये दोनों जगह पे ही सीमित है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं?
सर वायु 30 से 45 में सर इस ये एम्बिशियस हो जाएगा, बिल्कुल एम्बिशियस जो होगा। ये आप कह रहे हैं कि विश्व पटल पे, यानी जो भी आप बता रहे हैं। हाँ, वो बहुत मतलब एकदम इतना ज्यादा एम्बिशियस होगा कि वो कांट इमेजिन। और एम्बिशन इसको कहीं पे भी ले जा सकता है। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। जो हकीकत है वो हकीकत है। सर एम्बिशियस होगा, उसके बाद ही सर ये मरकरी की गोद में आएगा, 3 नंबर की गोद में आएगा। हम्म। तो मैम यहाँ पे तो हम पूरा पूरा का पूरा मैच्योरिटी आ जा रहा है। ठीक सर। पूरा का पूरा मैच्योरिटी यही है। यहाँ देखिए ना, ये 1 नंबर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। हम्म, यहाँ मेष से गुजर रहा है ना मैम। मंगल का पूरा जी पराक्रम लेगा साथ में। जी और सर। यहाँ देखिए, यहाँ मैच्योरिटी पैसे के चक्कर में। ये तो ये आपका वृषभ राशि है। वृषभ राशि कालपुरुष कुंडली में तो सेकंड हाउस है ना, धन भाव। जी सर। यानी एम्बिशियस कहाँ होगा? पैसे के लिए। और विश्व में अपना मतलब एक निशान छोड़ने की कोशिश करेगा। ये कुछ भी इन्वेंशन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ये लड़का। अब आप समझ रहे हैं मैं कहां पे हूं, माने किस जगह पे मैं फंसा हुआ हूं। मेरा रिसर्च इसी जी विषय सर। पे है। मैं हर एक कुंडली, जो भी कुंडली मिलता, मैं उस कुंडली का खास करके देखिए, अभी एकदम नया कुंडली, बट एजेड कुंडली होता है ना, तो थोड़ी सी हमको ये समझने में आसानी हो जाती है, क्योंकि उनके पूरे लाइफ एक्सपीरियंस उनके साथ होता है। अपने को तो पता नहीं होता ना सर उनके बारे में। बोलिए मैम। जो 26 का चार्ट है इनका, ठीक है, हम्म। जो रियल चार्ट है इनका, हम्म। ठीक है, अगर हम इसमें कुछ भी प्रेडिक्ट करते हैं जो भी सीखा हुआ है सपोज, ठीक है, और एक आता है 31 का चार्ट जो आता है, हम्म। इसके बीच में अगर इसके साथ कुछ चेंजेस होते हैं तो हम ये कहें ये विधि का लिखा है। हाँ, बिल्कुल। वही तो नियति है मैम, उसी को तो खोज रहा हूं मैं। इसके बीच में जो क्योंकि ये तो परिवर्तन हो रहा है वो सर विधि नियम है। बोलिए। सर ये तो हो नहीं सकता है कि जितना हम सीखें या सीखते हैं या जितने भी हम प्रवीण हो जाएं वो चीजें सत्य हो, क्योंकि सर नियति कहिए या कर्म कहिए या प्रारब्धि कहिए, वो भी साथ चलती है, तो वो छठी वाला चार्ट अपना काम करेगा कहीं ना कहीं। बिल्कुल मैम, अभी तो मैंने आपको दिखा दिया ना, करता ही है। हम्म। हम लोग, हम एस्ट्रोलॉजर लोग कहाँ फंसते हैं? हम बहुत सी भविष्यवाणी कर देते हैं, लेकिन देखिएगा भविष्यवाणियां 50% से ज्यादा अधिक सही नहीं होती। जी सर, वही कह रही हूँ ना, क्योंकि केवल ना चार्ट काम नहीं करता सर, आपके कर्म, आपकी प्रारब्धि, आपका वातावरण सब हर काम चीज, करते हैं ना। हर चीज काम करता है। आज मैंने आपको मैंने वो चीज बताया जिसके कारण मैं वाकई में पागल हूं अभी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूं तो कहां करूं, तो मैंने कितना डेप्थ तक और जाऊं ताकि ये चीजें समझ आए। ये प्रश्न आप लोगों के लिए भी है। आप लोग भी देखो, समझने की कोशिश करो। हो सकता है मेरी भी हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक सर। आप लोगों के दिमाग में क्या ढुका है मैंने आज समझ में आ रहा है आप लोगों को। जी सर। माने मैं तो पागल बना ही हुआ, ऊपर से आप लोगों को भी पागल करने का इरादा है मुझे। नहीं सर, पागल करने का नहीं, आप तो सर एक ये कहिए कि सर एक चीज दे रहे हैं हम लोगों को, क्या कहें, ये कोई देता थोड़ी नहीं है सर, आपने एक लक्ष्य साथ दिया हमारे सामने। बिल्कुल, एक लक्ष्य, यही तो रिसर्च है। अगर ये नहीं होगा तो हम एस्ट्रोलॉजी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, है ना। यहाँ पे क्या होता है जनरली, गुरु देते नहीं है कुछ, सब छिपा के रख देते हैं पैसे के लिए। हमको पैसा दो तब हम व्यापारी बनेंगे, बेचेंगे। वो भी तो होता है। चलिए, ये प्रश्न है, ये प्रश्न आप लोगों के सबके लिए है। सुमित्रा जी, सभी के लिए, जी सर। सभी के लिए। इसी पे रिसर्च करिए।
और हमें मोटा मोटी 2-3 महीना 4 महीना समझ लीजिए, आपके पास जो भी कुंडली आएगा सबसे पहले अपने ऊपर अपना सेल्फ कुंडली पे उसको स्टडी करिए, क्योंकि आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता है। तो आप अपना कुंडली पे लगा के देखिए क्या ये दोनों मैच हो रहे हैं। अगर मैच हो रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ सत्यता तो है, ठीक है। ऐसे तो इसमें तो सत्यता है ही है, नहीं तो फिर मैं क्यों आप लोगों को इतना परेशान करता। चलिए अब इसको छोड़ते हैं, अब अपनी पढ़ाई पे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, कल प्राथमिक कर दिए थे ना विंशोत्तरी दशा का। आज रूल जी सर। रूल लिखा देते हैं थोड़ा सा, ताकि विंशोत्तरी दशा विचार से पहले कुछ रूल्स है, वो रूल समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, हम लोग लक्ष्मी मैम याद होगा, हम लोग जब राजयोग पढ़ रहे थे तो उसमें भी जी हमने बहुत सी बातें करी थी। एक तो दो तरह का ग्रह है, एक तो शुभ ग्रह है ना। जी एक है जी पाप ग्रह। तो हमने ये भी देखा था कि राजयोग भंग हो जाता है पाप ग्रह की वजह जी। से, ठीक है। हम्म, और शुभ ग्रह की वजह से नीचभंग राजयोग में भी अपने को ज्यादा पावर मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्चुअली विंशोत्तरी विंशोत्तरी दशा का मतलब क्या है? द एग्जैक्ट कैलकुलेशन, मतलब जिसमें हमने को अपने को क्या करना है, फोरकास्ट करना होता है ना, प्रेडिक्शन करना यस होता है, फोरकास्ट करना होता है। हमारे पास सबसे अधिक ये टूल यही है, शक्तिशाली टूल, जिसको डीबीए बोलते हैं या दशा विचार बोलते हैं। इससे अधिक शक्तिशाली टूल तो कुछ नहीं है क्या? यस जब आप कोई भी ग्रह को देखते हैं तो ग्रह वो फल कब देगा? जब उसका दशा आएगा, दशा अंतर दशा प्रत्यंतर में चलेगा, तभी ना वो रिजल्ट देगा, अदरवाइज तो वो रिजल्ट नहीं देगा। जी हेलो, सर। समझ में आ रहा है? जी 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 जी। अच्छा, अब देखिए रूल नंबर 1। सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं कि शुभ ग्रह शुभ फल देगा और अशुभ ग्रह अशुभ फल देगा, यही समझते हैं ना। जी सर। लेकिन ऐसा नहीं है। नैसर्गिक शुभ फल या नैसर्गिक पाप ग्रह ना तो शुभ और ना अशुभ कोई भी फल नहीं देते हैं। तात्कालिक मित्र संपर्क में उस ग्रह की माने दशा के अनुसार, उस दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में जो ग्रह तात्कालीन शत्रु मित्र में आते हैं या तात्कालीन शुभ या पाप ग्रह में आते हैं, वही फल देते हैं। समझ आया? जी सर। समझ आया सुमित्रा जी? जी सर। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि नैसर्गिक, जैसे नैसर्गिक शुभ ग्रह है मान लीजिए वेनास, तो वेनास अपनी दशा में शुभ फल ही देगा, ये कोई जरूरी नहीं है। नैसर्गिक जी पाप ग्रह मान लीजिए, सबसे मोस्ट पाप ग्रह कौन सा है? मंगल, शनि, जी राहु, सर। केतु, है ना। जी लेकिन ये अपने दशा में खाली पाप फल देगा ऐसा नहीं है। पाप फल या शुभ फल, याद होगा मैंने आपको ये कुछ संपर्क बताया था, याद है क्या?
लक्ष्मी मैम याद है 4 तरह का संपर्क बताए थे? सर ध्यान नहीं है, कोई बात छिड़ेगी तो याद आ जाएगा। हाँ मतलब जैसे मैंने बोला था ना, सुत्तु मित्र ग्रह है ना, ये मैत्री चक्र जिसको बोलते हैं वो देखना है, तात्कालीन शुभत्व प्राप्त है या नहीं वो देखना है। अच्छा, भाव चलित में भी वो ग्रह किस पोजीशन में पड़ा है वो भी देखना है। अच्छा, राशि के और भाव के हिसाब से ग्रह अपनी खुद की एक रिजल्ट देते हैं, वो भी देखना है। ये 4 ही प्रकार देखना है। ये मैंने बहुत सारे बार मतलब ये आलोचना किए हैं। जी जी। अगर याद जी नहीं है सर, तो अगर याद नहीं याद तो है। फिर दोबारा कर देंगे, ठीक है। तो ये सारे चीजें ऐसे ही आते हैं। ये रूल नंबर आपका 1 है। हमेशा याद रखिएगा, शुभ फल या पाप फल ग्रह नहीं देते हैं, तात्कालिक नैसर्गिक ग्रह नहीं देते हैं। हाँ, एक बात कह सकते हैं कि नैसर्गिक ग्रह, शुभ ग्रह अगर कुंडली में भी शुभत्व पा ले तो शुभ फल में अधिकता आती है। उस समय शुभ फल जो है आपका 100% आ जाएगा। लेकिन कोई पाप ग्रह है, मान लीजिए नैसर्गिक पाप ग्रह है, लेकिन कुंडली में उसने शुभत्व पा लिया, शुभ भाव में चला गया। शुभ भाव मतलब याद है मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, अनुकूल भाव प्रतिकूल भाव। जी सर। अनुकूल भाव को शुभ भाव बोलते हैं, और पाप भाव मतलब जो प्रतिकूल भाव है उसको पाप भाव बोलते हैं, ठीक है। तो शुभ भाव में अगर बैठा ग्रह, पाप ग्रह भी अगर शुभ भाव में आ जाए तो वो अपना पाप प्रभाव नहीं देते हैं, वहां पे वो न्यूट्रल हो जाते हैं। और वही अगर मैत्री चक्र में वो पाप ग्रह शुभत्व प्राप्त हो गया तो वो 50% रिजल्ट आपको देता है। गुरु जी के हिसाब से ये 60 कला बोलते हैं इसको। 60 कला मतलब 100%, ठीक है। ये बोलते हैं 30 कला। यानी 50%। अब हम लोग चूंकि कला इत्यादि ये सब जानने की दरकार नहीं, परसेंटेज हम अधिक समझ पाते हैं, तो इसलिए परसेंटेज पे बात करेंगे। अगर मान लीजिए कोई शुभ ग्रह पाप भाव में बैठा हो और साथ में पाप प्रभाव में आए, लेकिन शुभ और पाप भाव के संधि में आए तो वो 15% शुभ फल देंगे, बाकी न्यूट्रल रहेगा। सॉरी, 15 बोल रहे हैं, 25%। बाकी न्यूट्रल रहेगा और शुभ फल नहीं देगा। ये शुभ फल में अपने को वही 15 कला मिलेगा। और इसके बाद आता है 12.5, फिर इस तरह 7.3 इत्यादि ऐसे आता है। ये मूल रूल है। अब ये रूल नंबर 1 अगर आप पूरी तरह से समझ गए तो हम सेकेंड रूल में जाएंगे, क्योंकि ये रूल समझना पड़ेगा। ये बिना समझे, ये देखिए याद नहीं रहेगा, मैं आपको बता देता हूं। कंठस्थ करने का चीज है नहीं, इसको समझने का चीज है। क्लियर हो गया सबको? यहां तक कोई क्वेश्चन? सर एक बार दोबारा समझाएंगे सर ये वाला रूल सर? हाँ बिल्कुल समझाता हूं। अनुज लेट से आया क्या? हाँ सर थोड़ा लेट आया था सर, 1 मिनट चला गया सर। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। मैंने बोला कि नैसर्गिक शुभ या पाप ग्रह शुभ या पाप फल प्रदान नहीं करते हैं। तो ग्रहगण कब शुभ फल और अशुभ फल देते हैं? उसका एक कारण है। ग्रह शुभ और अशुभ भाव का अगर भावेश बनकर शुभ या अशुभ भावस्थ होता है तो ही जाके शुभ या अशुभ फल देते हैं। समझ में आ गया? जी सर समझ में आ गया सर। क्लियर आ जी गया? सर। अब मान जी सर। लीजिए, अब आपको याद होगा कि शुभ भाव कौन सा है जो मैंने आपको बताया। अनुकूल भाव जितने थे, कौन से 4 केंद्र, 5, और 9, है ना, ये अनुकूल भाव है, ये शुभ भाव है ये।
और बाकी सारे अशुभ भाव है। दुस्थान मोस्ट अशुभ है। अगर कोई शुभ ग्रह भी दुस्थान में जाके बैठा रहता है और उसको अलग से बाहर से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो वो कितनों अच्छा क्यों ना हो, वो रिजल्ट नहीं दे सकता है। वो ज्यादा से ज्यादा शुभ फल दे सकता है। अपने अगर बाहर का भी प्रभाव पड़ता है तो 25% यानी 15 कला ही वो रिजल्ट दे पाएगा। ग्रह मैत्री में वो अगर शुभत्व प्राप्त हो जाए तो वो 50% या 30 कला वो देगा। 100% नहीं दे सकता है वो शुभ फल। ठीक है सर। क्लियर? जी पाप सर। ग्रह के लिए भी वैसा ही होगा। पाप ग्रह के लिए भी वैसा ही होगा। जी 100% पाप फल वही देगा अगर अशुभ भाव में बैठा भावस्थ होके अशुभ भाव का अधिपति भी हो गया। मान लो 8 का, वो 8 का भावेश है, बैठा हुआ है जी सर। 6 में। ठीक है? जी तो ऐसे अशुभ भावाधिपति होके वो अशुभ भाव में जाके बैठा है और साथ में मानो युति बना लिया राहु केतु से, तो वो 100% अशुभ फल देगा वो। ठीक है सर। अगर दृष्टि है तो वो 75% देगा अशुभ फल। युति नहीं है, दृष्टि है, तो 75% देगा। अगर अशुभ भाव में नहीं बैठा, ये मतलब शुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट हो जाए, तो वो 50% अशुभ फल देगा, 50% शुभ फल देगा। क्लियर? ठीक है सर। जी सर। और अगर मान लो 2-3 शुभ ग्रह के साथ युति भी हो गया, शुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट भी हो गया, है तो अशुभ भाव का ही भावेश है और अशुभ भाव में ही बैठा है, लेकिन फिर भी वो 25% से ज्यादा अशुभ फल नहीं दे पाएगा। ठीक है सर। और बाकी न्यूट्रल रहेगा या तो फिर शुभ फल में कन्वर्ट करेगा, और वो भी देगा दशा के अनुरूप। यहां पे मैत्री चीज बहुत मायने रखता है। जैसे ग्रह मैत्री नैसर्गिक और तात्कालीन हमें दोनों प्रकार के मिलते हैं। मान लीजिए शनि का अगर ग्रह मैत्री आपका इसमें आ जाए, दशा में, शनि का दशा मंगल का मान लीजिए प्रथमतर दशा चल रहा है या अंतर्दशा चल रहा है, तो चीजें बदल सकती हैं अगर वो तात्कालीन शुभ भाव में नहीं है, तो मैत्री में नहीं है, तो अशुभ फल की मात्रा बढ़ सकती है। क्लियर हो गया रूल नंबर 1? जी सर। कोई क्वेश्चन जल्दी से आओ। बहुत सी रूल है, अब रूल को जब तक नहीं सिखाएंगे तब तक